अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसकी एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे कंसिडर होता है, उसकी तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में आता है? इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। जो चीज भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको इन्फोर्स लॉ करता होगा, वो चीज क्या है, वैलिड कंसिडर होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे किसी और चीज में हो। दैट फुलफिल्स certain essential conditions according to the contract act 1872. The key essentials are offer and acceptance. सबसे पहला जो इसका की फीचर है वो क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होती है? किसी को किसी चीज की कोई ऑफर दी जाए और अगर उसको सेम टाइम में और इन अ सेम सेंस उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर। अब सबसे पहले कि ऑफर जो वो कर रहा है वो क्या होनी चाहिए? लॉफुल ऑफर होनी चाहिए। जैसे सेल है, एक बंदा ऑफर करता है कि मैंने इतने में चीज को सेल करना है, तो चीज जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नेक्स्ट हमें उसको पढ़ेंगे कि क्या आता है। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द अदर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो लोग होने जरूरी हैं, दो पार्टीज होनी जरूरी हैं, क्योंकि एक अकेला बंदा अपने साथ खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट दो पर्सन्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में होने जरूरी हैं। लॉफुल ऑफर हो एक पार्टी की तरफ से और लॉफुल एक्सेप्टेंस हो दूसरी पार्टी की तरफ से, शोइंग म्यूचुअल असेंट। अब ये क्या है? म्यूचुअली दोनों की कंसेंट जो है वो शामिल होगी और कंसेंसस आ जाएंगे। फिर कहता है दी ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर। जब वो ऑफर जिस चीज के बारे में कर रहा हो वो भी क्लियर होनी चाहिए, और जो शख्स उसको एक्सेप्ट कर रहा हो उसकी तरफ से भी क्लियरेंस होनी चाहिए। यानी अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी जो है वो वाइडेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्लैरिटी दोनों तरफ से जरूरी है, और कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए दोनों पार्टीज के दरमियान। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला जो एसेंशियल पॉइंट था वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का था, और कम्युनिकेशन प्रॉपरली दोनों के बीच में जरूरी थी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को क्लियर होना ये जरूरी था। फिर कहता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो सेकंड इसका कंटेंट मौजूद है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है लीगल रिलेशनशिप मौजूद हो, और ये लॉ जो है दोनों के लीगल रिलेशनशिप को इंडोर्स करे। सेकंड की पॉइंट हमारा ये है, द पार्टीज मस्ट इंटेंड देयर एग्रीमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। अब दोनों का मकसद क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो लीगल बाइंडिंग और लीगल इफेक्ट रखता हो। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स यूजुअली लेक दिस इंटेंशन एंड आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब भी इंटेंशन उसके अंदर क्या है, लीगल रिलेशनशिप की मौजूद हो, और कॉन्ट्रैक्ट उनका क्लीन एंड क्लियर हो। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो होगा लॉफुल कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड इसका की फीचर है, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदल, किसी चीज के एवज कॉन्ट्रैक्ट जैसे किया जा रहा है। एक बंदे के पास क्या है, गाड़ी है, तो गाड़ी जो है वो लीगल होनी चाहिए, वो उसको सेल कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो उसके बदले में क्या वो देगी? उसको पैसे देगी और गाड़ी परचेज कर लेगी। ये क्या है? कंसिडरेशन है, जो पेमेंट उसको वो कर रहा है, किसी चीज के एवज उसको खरीद रहा है। There must be something of value exchanged between the parties which is lawful and not fraudulent or illegal. जो चीज वो उसको उसके बदले में दे रहा है वो कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जैसे मैंने पैसों की एग्जांपल इसमें दी, तो क्या है? ये लीगल है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमारा नेक्स्ट जो की पॉइंट है, इसका एसेंशियल पॉइंट है, वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब ये कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र है, किसी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकता, आईडी कार्ड उसके पास नहीं है, उसकी जो स्टैम्प पेपर है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो ये कि उसकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की उम्र का हो
तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर 18 साल से कम उम्र होगा तो माइनर कंसीडर होगा, इनसेन पर्सन के साथ नहीं हो सकती, ठीक है, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ नहीं हो सकती। तो ये इसकी लीगल कैपेसिटीज हैं। फ्री कंसेंट, किसी को जबरन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, फ्री कंसेंट होनी जरूरी है दोनों पार्टीज की, ऑफर करने वाली पार्टी की भी और एक्सेप्टेंस वाली पार्टी की भी, दोनों की फ्री कंसेंट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली विदाउट कॉशन, जबर नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आप इसमें से ये 5 बनती हैं, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 चीजें कॉन्ट्रैक्ट में, इनमें से कोई एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो देन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहां तक क्लियर है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इमोरल। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जिस काम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका मकसद जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यानी किसी भी ग्राउंड पर लॉ जो है उसको रिजेक्ट ना करे, उसको इंडोर्स करता हूँ, तमाम तरह उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसी चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करें जिसको पूरा करना मुमकिन हो। लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि एक बंदा आर्टिस्ट नहीं है और उसको कहा जाए कि तुम मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, तो ये वैलिड तो नहीं होगा ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है उसको पूरा कर सके, क्योंकि एक स्किल है, चांद तारे तोड़ के ले आना, इस किस्म की कोई बेट लग जाए, इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं होता कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर्टेन हालत में एक चीज होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय, एक चीज तबाह हो जाए किसी डिजास्टर की वजह से, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे था कि नेक्स्ट डे उसका पोजेशन हैंड ओवर करना है, वो जल जाए, वो खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिटन फॉर्म में किया जाए। अब इसमें कहते हैं वाइल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ओरल और रिटन, अब ये चीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगी, कैन बी ओरल और रिटन, कि किया जा सकता है ओरल एग्रीमेंट भी, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को साबित करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। जब भी ओरल एग्रीमेंट किया जाता है, अगर उसको फुलफिल नहीं किया जाता, तो उसका जब भी दावा दायर किया जाए कोर्ट में, तो उसमें फिर टाइम और प्लेस और वो गवाहान जिनकी मौजूदगी में वो एक वर्बल ओरल एग्रीमेंट हुआ था, फिर उसको मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट ऐसा होता है कि इसकी तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तहरीरी शक्ल में होता है, विटनेसेस मौजूद होते हैं, साइंड होता है, उसके बाद ये इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो इस वजह से इसको प्रूफ करना इतना मेहनत तलब नहीं होता, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स those involving a immovable property must be in written and registered to be valid। अब immovable property का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो अपनी जगह से हरकत कर सकती है, जिसमें व्हीकल्स वगैरह की एग्जांपल आ जाती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कनेक्टेड विद लैंड होती है, जमीन के साथ जुड़ी हुई होती है, अपनी जगह से वो हरकत नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेशली जब भी करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें घर, बिल्डिंग, प्लाजा, कोई भी चीज इस किस्म की हो जो कनेक्टेड विद लैंड हो, तो उसका जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो कहता है मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड टू बी वैलिड। तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि वो रिटन फॉर्म में ऐसे एग्रीमेंट को करें। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, के कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर ना हो, कोई ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट बीच में से ऐसी अगर कोई एक शिक भी, जितनी हमने ऊपर से पढ़ी, अगर एक भी मिसिंग होगी, उसको फुलफिल नहीं किया गया होगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो डिक्लेयर वॉइड हो जाएगा। समरी इसका टेबल, अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट्स इसके कौन से थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि क्लियर होना चाहिए, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होगी तो देन वो एग्रीमेंट बनेगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप,
तो पार्टीज इंटेंड टू बी लीगली बाउंड, तो दोनों पार्टीज क्या हैं, एक रिटर्न फॉर्म एग्रीमेंट करने का मकसद क्या है, ताकि दोनों के दरमियान में एक लीगल बॉन्डिंग, एक लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाए। लॉफुल कंसिडरेशन, एक्सचेंज ऑफ लॉफुल वैल्यू और प्रॉमिस, कि जो चीज भी आप एक चीज परचेज करते हैं उसके एवज आप कोई भी चीज देते हैं तो वो क्या है, वो वैल्यू लॉफुल वैल्यू उसकी होनी चाहिए। जैसे अगर गिफ्ट में एक चीज दे दी जाती है, गिफ्ट के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है, पेरेंट्स को दे दी या पेरेंट्स से आपको मिल गई, ठीक है, तो वो गिफ्ट है, हिबा है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। जब भी सेल परचेज की बात होगी उसमें कंसिडरेशन मौजूद होगी, जिसके बदले में कोई चीज दी जा रही हो। तो जो भी चीज दी जाए वो क्या है, क्या कंसिडर होना चाहिए, उसमें लॉफुल कंसिडर होना चाहिए, यानी कि उसकी कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, द पार्टीज मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट, कानूनी तौर पे जो है वो कॉम्पिटेंट हो, माइनर ना हो, इंसेन ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, और किसी भी जबर के तहत आकर या फ्रॉडुलेंटली उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना किया जाए। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी साउंड माइंड हो, और 18 साल का या 18 साल से ज्यादा एज का हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज को डील करता है। फिर कहते हैं फ्री कंसेंट, आजादाना रजामंदी, वॉलंटरली वो उस कॉन्ट्रैक्ट में खुद आजादाना रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा, ये इसका एक की पॉइंट था। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, पर्पस मस्ट बी लीगल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए। सर्टिनिटी एंड पॉसिबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट करें उसको पूरा करना मुमकिन हो, सर्टेन हालत में हो, पॉसिबिलिटी मौजूद हो कि इसको परफॉर्म किया जा सके कॉन्ट्रैक्ट को। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न फॉर्म में करें और रजिस्ट्रेशन उसकी जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन। अब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें दो गवाहान रखे जाते हैं, कभी स्टैम्प पेपर आपने देखा हो, कोई डील इस किस्म की देखी हो, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखा हो, तो उसमें दो पार्टीज नीचे विटनेसेस में मौजूद होती हैं, तो उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन भी कहता है जरूरी होती है। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वॉइड बाय लॉ, यानी कि वॉइड डिक्लेयर्ड लॉ किसी भी ग्राउंड पर ना होता हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा। ये हमारे एसेंशियल पॉइंट्स थे, की फीचर्स थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के।